Hello guys, it's me. Today we discuss about fashion studies part B specific skill. So our first unit is फैशन का इतिहास, सेकंड इज बुनियादी पैटर्न विकास, थर्ड इज फैशन को समझना, परिभाषा और अवलोकन, फोर्थ इज बुनियादी परिधान निर्माण। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 फैशन का इतिहास। तो पहले फैशन का परिचय ले लेते हैं। फैशन वह शैली है जो किसी समय और समाज में लोकप्रिय होती है। इसमें वस्त्र, गहने, हेयर स्टाइल और जीवन शैली शामिल है। फैशन समाज की संस्कृति और समय के बदलाव को दर्शाती है। जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे फैशन भी बदलता रहता है। तो हमें ये जो फैशन है इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पुरातात्विक अवशेष जैसे कपड़े और गहने के नमूने, चित्र और मूर्तियां जो पुराने फैशन को दिखाती हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज और पांडुलिपियां, पुरानी तस्वीरें और फिल्में। तो ये सारे वो स्रोत हैं जिनसे हमें पुराने फैशन की जानकारी मिलती है। वस्तुओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो पढ़ते हैं कौन से वो कारक हैं जिनसे फैशन वस्त्र प्रभावित हुए। सुरक्षा। मानव ने मौसम और वातावरण से सुरक्षा के लिए कपड़ों का प्रयोग करना शुरू किया। धार्मिकता। धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार वस्त्र। अब सबके धर्म अलग अलग होते हैं, उनकी संस्कृतियां अलग होती हैं, तो उन संस्कृति के अकॉर्डिंग उनके जो वस्त्र होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। पहचान। सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए, पेशे या समूह की पहचान दिखाने के लिए लोगों ने वस्त्रों का प्रयोग किया। अलंकरण। शरीर और वस्त्रों को सजाना और सुंदर दिखना, ये वस्त्रों को प्रभावित करते हैं। चलिए अब अलंकरण को विस्तार से पढ़ लेते हैं। वस्त्र के माध्यम से अलंकरण। वस्त्रों के माध्यम से कैसे? कपड़े पर कढ़ाई, रंग बिरंगी डिजाइन और सजावट। जैसे कि पोलैंड का शूज लंबे पंजों वाला, उसे पैर से बांधा जाता था ताकि वो चलते समय निकल ना जाए। और कोसेट जिसे कमर पर बांधा जाता था, लड़कियां इसका प्रयोग करती थी। फिर है शरीर के अलंकरण, यानी शरीर के माध्यम से अलंकरण कैसे होता है? तो शरीर में संशोधन कर कर, जैसे शरीर पर निशान लगाना जिसे स्कारिफिकेशन कहते हैं, या फिर गर्दन में पीतल के छल्ले डालना जिससे गर्दन लंबी दिखती है, तो वहाँ पे उसे अच्छा माना जाता है लंबी गर्दन को। फिर है टैटू, शरीर पर स्थायी चित्र या डिजाइन, यानी टैटू के अकॉर्डिंग भी। फिर शरीर पेंटिंग, शरीर पर पेंटिंग कर कर कोई प्रस्तुति देनी है, नृत्य करना है, तो शरीर पे पेंटिंग करके लोग दिखाते हैं। यह एक तरीके का मेकअप ही है, जैसे कि रंग और डिजाइन के माध्यम से सजावट करना। भारतीय वस्त्र और उनके प्रकार। तो प्रमुख वस्त्र कौन से हैं? साड़ी, धोती, कुर्ता, लहंगा, चोली, पगड़ी। कपड़े के प्रकार: सूती, रेशमी, ऊनी, सिंथेटिक। वस्त्र शैली। समय अवसर और समाज के अनुसार बदलती रहती है। प्राचीन भारत की बात की जाए तो उत्तरीय, ये एक आयताकार का ऊपरी वस्त्र होता है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। ये दोनों लिंगों के द्वारा पहना जाता है। फिर है अंतरिया, ये भी आयताकार का होता है, पर ये निचला वस्त्र होता है, कपड़ों के अंदर पहना जाता है। फिर है कायाबंद। कायाबंद इसे कमरबंद कमरबंद कहा जाता है, जो कमर पर बांधा जाए। फिर है प्राचीन निकट पूर्व के वस्त्र। तो हम प्राचीन वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। सुमेरियन। सुमेरियन क्या होता है? ये एक सरल ड्रेप्ड कपड़ा है, यानी इसमें कोई सिलाई नहीं होती, बस इसे लपेटा जाता है। फिर है बेबीलोन, सजावटी और पैटर्न कपड़े। जो इनके कपड़े होते हैं उन पे कोई डिजाइन बना हुआ होता था, पैटर्न बना हुआ होता था, ये भी लपेटे जाते थे। असीरियन, इलेबोरेट और लेयर डिजाइन, या तो वो इलेबोरेट होता था या फिर लेयर्ड डिजाइन होते थे। तो मिस्रवासी कैसे पहनते थे? लिनन के कपड़े होते थे, सरल और कार्यात्मक होते थे। उनके कपड़े बहुत ज़्यादा सरल होते थे क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता था, तो वो ऐसे कपड़े पहनते थे जिनमें कार्य करना आसान हो। फिर है ग्रीक। ग्रीक में चिटोन, मिस्टेक हो गई है, चिटोन है, और टोगा। चिटोन और टोगा पहना जाता है, ये ड्रेप्ड स्टाइल है, इसे भी ड्रेप्ड किया जाता था। फिर है रोमन। रोमन में भी
भी टोगा और ट्यूनिक पहना जाता था। ये सजावटी और इलेबरेट होता है। पहले के समय में सिलाई नहीं होती थी तो लोग ज़्यादातर लपेटे हुए कपड़े ही पहने जाते थे। ठीक है। औद्योगिक क्रांति। मशीन के आने से कपड़े बड़े पैमाने पर बनने लगे। हाथ से बने कपड़े कम हुए और मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। फैशन ट्रेंड जल्दी बदलने लगे। पहले तो मशीनें नहीं थी, उद्योग नहीं आए थे, तो लोग लपेटे हुए कपड़े ही पहने जाते थे। अब औद्योगिक क्रांति आ गई है, मशीन आ गई है, तो लोग अब हाथ से बने हुए कपड़े, लपेटे हुए कपड़ों को पसंद नहीं करते थे। जो मशीन से कपड़े बने हुए आते थे उनका ज़्यादा प्रयोग करते थे। फिर है आधुनिक भारतीय फैशन का विकास। आधुनिक भारतीय फैशन का विकास कैसे हुआ? पश्चिम और भारतीय शैली का मिश्रण, यानी पश्चिम और भारतीय शैली का मिश्रण हुआ। लोग पश्चिम के देखकर उसके तरह डिजाइन बनाने लगे, उससे प्रभावित होने लगे, तो अब उन्होंने पूरी तरीके से संस्कृति चेंज करी, भारतीय और पश्चिम को मिक्स कर दिया। रेडीमेड और स्टिच कपड़े लोकप्रिय हुए, यानी जो बाहर से बनने आने लगे वही। पारंपरिक कपड़ों में आधुनिकता आई। अब जो पारंपरिक कपड़े होते थे जैसे धोती वगैरह, धोती कुर्ता हो गया, उनमें आधुनिकता आई, यानी नए स्टाइल से वो बनाने लगे। समाज और मीडिया फैशन को प्रभावित करते हैं। अब लोग वस्त्र कैसे प्रभावित करते हैं कि अब कोई चीज़ नहीं आई है तो कैसे प्रभावित होगी, तो वो लोगों को दिखाते हैं इस तरीके से मीडिया के ज़रिए कि लोग उनसे प्रभावित और फिर लें। फिल्म और फैशन। फिल्मों और सेलिब्रिटीज़ ने फैशन ट्रेंड को लोकप्रिय बनाया। अब कोई चीज़ कोई फिल्मी स्टार सेलिब्रिटी पहन रहा है, अब वो चीज़ लोकप्रिय हो जाएगी कि हमें भी ऐसी चाहिए। फिल्मों के कपड़ों और स्टाइल लोगों की रोज़मर्रा की पसंद को प्रभावित करने लगा। अब जो कपड़े फिल्मों में पहने जाते हैं ना, वो कपड़े और वो स्टाइल लोगों की ज़िंदगी में लोकप्रिय होने लगा, लोग उसे पसंद करने लगे। फैशन उद्योग में मीडिया का योगदान बढ़ा। ठीक है, इतना ही था हमारे चैप्टर 1 यूनिट 1। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिट है बुनियादी पैटर्न विकास। इस चैप्टर में से आपका सबसे ज़्यादा आएगा पेपर में। ठीक है, परिचय पढ़ लेते हैं। पैटर्न विकास और इसकी उत्पत्ति। पैटर्न विकास वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सही माप के अनुसार कागज पर परिधान का प्रारूप तैयार किया जाता है, मतलब ब्लूप्रिंट। इसकी उत्पत्ति पारंपरिक दर्जी कला से हुई, जहां पहले कपड़े पर सीधे कटिंग की जाती थी, बाद में सटीकता और दोहराव के लिए कागजी पैटर्न पर बनाए जाने लगे। हाँ, तो पहले क्या होता था कि लोग पहले सीधा कपड़ों पे ही काटते थे। उससे कई बार होता था कि कपड़ा गलत कट गया या फिर जो उसका साइज़ है वो सही नहीं बैठता था। तो लोगों ने इसको, ताकि इसमें सटीकता आए, सही बने, तो लोगों ने पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। और पैटर्न के अकॉर्डिंग ये होता है, पैटर्न से ये होता है कि आपका जो कपड़ा होता है वो ख़राब नहीं होता, कागज़ ही ख़राब होता है अगर हो तो। फिर है पैटर्न मेकिंग विधि। इसको बनाने की क्या विधि है? पहला है ड्राफ्टिंग विधि, माप के आधार पर कागज पर सीधे पैटर्न बनाना। ठीक है, उसके बाद है ड्रैपिंग विधि, जो मैनीक्विन होती है, ड्रेस फॉर्म होती है, उस पर कपड़ा लगाकर आकार तैयार करते हैं, मतलब उसमें स्टिच नहीं होता, सिर्फ कपड़ा को ड्रैप किया जाता है। फिर है फ्लैट पैटर्न विधि, बेसिक ब्लॉक में बदलाव करके नया डिज़ाइन बनाना, यानी बदलाव करके हम नया डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद है ब्लॉक और स्लोपर पर लेते हैं। मूल साधारण पैटर्न जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता, सिंपल होता है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता। फिर है पैटर्न, कपड़ा काटने के लिए बनाया गया कागजी नमूना। ठीक है, नमूना मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। सीम और सीम भत्ता क्या होता है? सिलाई के लिए छोड़ी गई अतिरिक्त जगह, यानी जब हम कपड़ा काटते हैं तो हम जो मार्जिन छोड़ते हैं, सीम भत्ते से मतलब है मार्जिन, यानी मार्जिन छोड़ते हैं सिलाई के लिए, तो ये वो है। फिर है मसलिन, परीक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाला हल्का सूती कपड़ा, यानी पहले अगर हमें टेस्ट करना है, मतलब कि सही है या नहीं उपयोग करने के लिए, सब जो हल्का कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, वो होता है मसलिन। ग्रेन लाइन, कपड़े के धागों की दिशा दिखाने वाली रेखा।
ग्रेन लाइन होती है जो कपड़े के धागे की दिशा दिखाती है, उसे ग्रेन लाइन कहा जाता है। संतुलन, परिधान का सही, शरीर पर सही बैठना। संतुलन यही है कि जो हम परिधान बना रहे, वस्त्र बना रहे, वो शरीर पर उसका साइज जो है सही बैठे। संतुलन का निशान, पैटर्न मिलाने के लिए लगाया गया चिन्ह। संतुलन का निशान है जो पैटर्न से हम निशान लगाते हैं ना, वही चीज। फिर है डाट, फिटिंग के लिए कपड़े में बनाई गई त्रिकोणीय सिलाई। ठीक है, अब हम निशान लगाते हैं ना, बहुत सारे निशान लगाते हैं ताकि जो हमारा पैटर्न है वो सही बैठा है, फिटिंग का इसमें। माप लेने के चरण, सही मुद्रा में व्यक्ति को सीधा खड़ा करें। माप टेप, जो इंची टेप होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। माप टेप को ना बहुत कसे ना बहुत ढीला करें, यानी नॉर्मल छोड़ दें, बहुत टाइट भी नहीं रखना, बहुत ढीला भी नहीं रखना। फिर विभिन्न विभिन्न जगह का आपको मार्जिन लेना है, जैसे पहले आप चेस्ट का लेंगे, फिर कमर का लेंगे, फिर हिप्स का लेंगे, और फिर लेंथ यानी लंबाई लेंगे, आदि का सही माप ले लें। फिर सभी माप तुरंत लिख लें ताकि गलती ना हो। ऐसे माइंड में मत याद कीजिए, उसे लिख लीजिए ताकि गलती ना हो जब आप कपड़े को या फिर पैटर्न को काटें। चोली और स्कर्ट के लिए मानक ड्रेस फॉर्म माप चार्ट। ठीक है, ये एक तालिका होती है जिसमें छाती, कमर, कूल्हा, लंबाई आदि के निश्चित मानक माप दिए गए हों। इन्हीं मापों के आधार पर बेसिक ब्लॉक तैयार किया जाता है। आकार और मापना, सामान्य आकार प्रणाली, स्मॉल, मीडियम, लार्ज जैसे सामान्य वर्गों में आकार बांटना। सेकंड, मानकीकृत आकार प्रणाली, 32, 34, 36 जैसे निश्चित माप पर आधारित साइज। मोस्टली साइज यही होते हैं, या तो 32, 34, 36। आकार निर्धारण में चुनौतियां, हर व्यक्ति की शरीर संरचना अलग होने से सटीक साइज तय करना कठिन होता है। अब हर कोई सेम साइज का नहीं होता। अब ये हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने एक पैटर्न काट लिया है, अब उसी से ही हम पतले का भी काट रहे हैं, मोटे का भी काट रहे हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, तो इससे कठिनाइयाँ आती हैं। ऊंचाई और आकार विभिन्नताएं, लंबाई और शरीर के अनुपात में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब जो लंबाई होती है वो हमारी मर्जी, हम कितना कितना लंबा रखना चाह रहे हैं। अब जरूरी नहीं है जो हमारे शरीर में हम जितना बड़ा शरीर हो उतना बड़ा हम कपड़ा रखें। किसी की मर्जी होती है, कोई लॉन्ग रखना चाहता है, कोई शॉर्ट रखना चाहता है। भारत में मानकीकरण की कमी, भारत में विविध शारीरिक संरचना होने से एक समान साइज प्रणाली लागू करना कठिन है। जो भारत है वहाँ पे जो लोगों की जो शारीरिक संरचना है वो अलग है, तो समान साइज प्रणाली को लागू करना कठिन है। वही वाली बात जो अभी मैंने कही कि अब हम एक ही पैटर्न को काट के सभी लोगों का नहीं कर सकते। उसके बाद उपकरण, यानी कपड़े सिलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहला है हमारा ग्रेडिंग रूलर। इसमें क्या होता है, अलग अलग साइज बनाने के लिए पैटर्न को बड़ा या छोटा करने में उपयोग करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्रेंच कर्व, घुमावदार रेखाएं, मतलब कि ये ऐसा कर्व होता है जिसका यूज़ गोल जगह पे किया जाता है, जहाँ से हमें, जैसे नेक लाइन हो गई, गले के लिए हो गया, आर्म होल बनाने के लिए, तो फ्रेंच कर्व का यूज़ घुमावदार जगहों के लिए यूज़ होता है। फिर है हमारा ट्रेसिंग व्हील, पैटर्न की रेखाएं कपड़े पर स्थानांतरित करने का उपकरण। ये क्या होता है, जो कपड़ा होता है जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे ना ये निशान लगाता है, मतलब छोटे छोटे से पॉइंट आउट कर देता है, ये प्लेस को ट्रेस कर देता है इसका मतलब। फिर हमारा मसलिन, ट्रायल फिटिंग के लिए प्रयोग होने वाला साधारण कपड़ा, वही जो अभी हमने पढ़ा कि पहले हल्का सूती कपड़ा यूज़ होता है। फिर है ग्रेन लाइन, कपड़ा किस दिशा में काटना है यह दर्शाती है। अब कपड़े को रखने का भी वो होता है कि इस साइड से सीधा है या इस साइड से सीधा है, तो ये जो ग्रीन लाइन होती है ये चीज़ दर्शाती है कपड़े में कि कपड़ा किस तरह से सीधा है, किस तरह से काटा जाए। फिर है नोचेस,
छोटे निशान जो पैटर्न के भागों को सही मिलाने में मदद करता है। नोच चीज़ होता है कि हम कपड़े पे निशान लगाते हैं ना, ताकि हम जब उसके ऊपर दूसरा रखें, तो हम जब सिलाई करें, वो उसके ऊपर रखें ना, तो हमें पता चले कि हमें इतने प्लेस पे ये चीज़ रखनी है, तो इससे सटीकता आती है। फिर है सीम अलाउंस, सिलाई के लिए छोड़ी गई अतिरिक्त कपड़े की जगह। सीम भत्ता हो, सीम हो या सीम अलाउंस, एक ही बात है। वो मार्जिन, एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना। वस्त्र फीट और उसके प्रकार। तो पहला है ग्रेन फीट, कपड़ा सही धागे की दिशा में होने से परिधान सीधा रहता है। सेट फिट, आस्तीन या अन्य भाग सही ढंग से जुड़े और फिट हों। लाइन फिट, परिधान की सीम रेखाएं सीधी और संतुलित दिखें। संतुलन फिट, आगे पीछे का भाग बराबर हो और खिंचाव ना हो। खिंचाव से मतलब है झोल, जो तो बोल देते हैं ना कि कपड़ा खींच रहा है, खींचा हुआ आ गया, झोल आ गया, तो वो चीज़। सुविधा फिट, पहनने में आरामदायक और चलने बैठने में आसानी हो। यानी ऐसा ना हो कि आपने पहन तो लिया है, अब आप चल रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, तो कपड़े को इस तरीके से बनाया जाए कि आपको चलने फिरने बैठने में आसानी हो। फिट की आवश्यकता, सही फिट से परिधान आकर्षक, संतुलित और आरामदायक दिखता है। अगर आपके कपड़े सही ढंग से हैं, सही मार्जिन से, सही फिटिंग है उसकी प्रॉपर, उस वो सही है, तो वो कपड़े आप आकर्षक दिखेंगे, संतुलित दिखेंगे और आरामदायक दिखेंगे। अच्छी फिटिंग आत्मविश्वास बढ़ाती है और पहनने में सुविधा देती है। फिट के तरीके, तो एक पहला परीक्षण फिट, मसलिन कपड़े से पहले फिट जांच की जाती है। दूसरा परिधान फिटिंग, तैयार वस्त्र पहनकर अंतिम फिट देखा जाता है। यानी अब वस्त्र तैयार हो गया है तो देखा जाता है वो फिट है सही तरीके से या नहीं। फिर उसके बाद है पैटर्न विकास, बेसिक ब्लॉक में परिवर्तन करके नया डिजाइन तैयार करना पैटर्न विकास कहलाता है। इससे एक ही ब्लॉक से कई प्रकार के परिधान बनाए जा सकते हैं। ठीक है। फिर है बेसिक बॉडीज, शरीर के मूल माप पर आधारित साधारण ब्लॉक पैटर्न को बेसिक बॉडी का कहते हैं। यह आगे के सभी डिजाइन विकसित करने का आधार होता है। हमने बना के रख लेते हैं, फिर अगर हमें उसी साइज का दोबारा बनाना पड़े तो हम बना सकते हैं। तो वो ये बेसिक बॉडीज। स्लीवलेस बॉडीज और विकास के चरण, बेसिक ब्लॉक को ट्रेस करना, मूल पैटर्न की कॉपी बनाना। आर्म होल में समायोजन, आस्तीन रहित डिजाइन के अनुसार घुमाव बदलना। फिट और स्टाइल पर विचार, आराम और डिजाइन दोनों ध्यान में रखना। फिनिशिंग तकनीक अपनाना, किनारों को साफ और मजबूत करना। नेकलाइन, नेकलाइन किसे कहते हैं, जो हमारे गले होते हैं तो किस तरीके से होते हैं। वी नेकलाइन होती है, यानी आगे की ओर वी आकार के गले की बनावट। यू नेकलाइन यानी यू का आकार देना। राउंड नेकलाइन यानी गोल करना। ये सबसे साधारण गला होता है। फिर स्क्वायर नेक लाइन यानी चौकोर आकार का। बोट नेक लाइन, कंधों के पास चौड़ा और कमरे जो होती है, मतलब बैक से गहराई होती है उसमें, कुछ लोग ऐसा भी पसंद करते हैं। नेकलाइन की फिनिशिंग, पाइपिंग की जो नेकलाइन की फिनिशिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो पहले हमारा पाइपिंग, किनारे पर पतली कपड़े की पट्टी लगाकर सजावट और मजबूती देना। ठीक है। फिर है बायस फेसिंग, तिरछे कटे कपड़े से अंदर की ओर साफ फिनिश देना। शेप्ड फेसिंग, गले के आकार के अनुसार अलग कपड़ा काटकर अंदर सिलना। ठीक है। वस्त्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फिनिशिंग। फिर हमारा डॉट मैनिपुलेशन। डॉट मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉट की स्थिति बदलकर नया डिजाइन बनाना। यानी डॉट लगाकर हम जो डिजाइन बनाते हैं
वो डॉट मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, डॉट मैनिपुलेशन कहलाता है। इससे परिधान की फिटिंग बनाए रखते हेतु अलग अलग स्टाइल तैयार किए जाते हैं। फिर है स्लैश एंड स्प्रेड विधि। शोल्डर डार्ट से वेस्ट डार्ट। डार्ट की स्थिति कंधे से कमर की ओर स्थानांतरित करना। ठीक है, स्थानांतरित मतलब ले जाना। वेस्ट डार्ट से सेंटर फ्रेंच। कमर डार्ट को बीच की ओर ले जाकर नया डिजाइन बनाना। शोल्डर डार्ट से साइड सीम इंटरसेक्शन। डार्ट को साइड सीम की दिशा में बदलना। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलर और उसके विकास के प्रकार। ठीक है, कॉलर गर्दन के चारों ओर लगाया जाने वाला भाग है। इसके प्रमुख प्रकार फ्लैट कॉलर, स्टैंड कॉलर, रोल कॉलर। यानी जो कॉलर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कॉलर के विभिन्न भाग। नेकलाइन एज, गर्दन के आराम के लिए दी गई अतिरिक्त जगह। कॉलर एज, कॉलर को आराम से बैठाने के लिए छोड़ी गई ढील। कॉलर स्टैंड, कॉलर का वह भाग जो गर्दन के पास सीधा खड़ा हो। रोल लाइन, वह रेखा जहां से कॉलर मुड़ता या रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। हमारे चैप्टर 3 का नाम है फैशन को समझना, परिभाषा और अवलोकन। परिचय क्या है? फैशन समय, समाज और संस्कृति के अनुसार बदलने वाली शैली है। ये केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन शैली, रंग, डिजाइन और पहनने के तरीके को भी दर्शाता है। वस्त्र की श्रेणी। हॉर्टिकल्चर, ये उच्च फैशन होता है जो विशेष ग्राहकों के लिए हाथ से और नाप के अनुसार बनाया जाता है। यह महंगा और विशिष्ट होता है। उच्च फैशन रेडी टू वेयर, डिजाइन द्वारा तैयार किए गए परिधान जो सीमित मात्रा में बनाए जाते हैं और सीधे पहनने योग्य होते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादित रेडी टू वेयर, कारखानों में बड़ी मात्रा में बनाए जाने वाले सामान्य कपड़े जो सस्ते और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। फैशन की राजधानियाँ। फैशन की राजधानियाँ 4 है। बिग 4 कैपिटल, ऐसे करके आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है हमारा लंदन, नवाचार और प्रयोगात्मक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। मिलान है, लग्जरी और उच्च गुणवत्ता वाले फैशन के लिए प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क, व्यावसायिक और आधुनिक फैशन का केंद्र है। पेरिस, विश्व की फैशन राजधानी हॉर्टिकल्चर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का फैशन केंद्र के रूप में उदय। भारत पारंपरिक और आधुनिक फैशन का संगम है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय फैशन मंच पर उभर रहे हैं। पढ़ते हैं पुरुष परिधान, मेंस वियर का परिचय। पुरुषों के परिधान आराम, उपयोगिता और औपचारिकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके, काम करने में आसानी हो। पुरुषों के कपड़ों की श्रेणियां। कैजुअल वियर, दैनिक पहनाव जैसे टी शर्ट, जींस। स्पोर्ट्स वियर, खेलों के लिए उपयुक्त कपड़े। एक्टिव स्पोर्ट्स वियर, व्यायाम और फिटनेस हेतु विशेष कपड़े। आउटवियर, कोट, जैकेट जैसे बाहरी वस्त्र। फॉर्मल वियर, सूट, शर्ट, टाई जैसे औपचारिक वस्त्र। क्लासिक शर्ट, साधारण सीधी फिटिंग वाली शर्ट जो औपचारिक अवसरों पर पहनी जाती है। बॉटम वियर, ट्राउजर, ट्राउजर के प्रकार। ड्रेस ट्राउजर, औपचारिक पहनाव के लिए। कैजुअल ट्राउजर, आरामदायक दैनिक उपयोग के लिए। बैगी ट्राउजर, ढीली फिटिंग वाले पैंट। कार्गो पैंट्स, जेबों वाले उपयोगी पैंट। जीन्स, डेनिम कपड़े से बनी लोकप्रिय पैंट। फिर है कपड़े और फिटिंग।
फिटिंग परिधान को आकर्षक और आरामदायक बनाती है। सही कपड़ों और सही साइज की आवश्यकता होती है। फिर है सूट के प्रकार। सिंगल ब्रेस्टेड सूट, सामने एक लाइन में बटन। डबल ब्रेस्टेड सूट, सामने 2 लाइन में बटन। फिर है पुरुषों के वस्त्रों के रंग और कपड़ा। गहरे रंग जैसे काला, नीला, ग्रे आदि लोकप्रिय हैं। कॉटन, लिनन, ऊन और डेनिम प्रमुख कपड़े हैं। ठीक है। भारतीय पुरुषों के वस्त्रों का वर्तमान बाजार में पारंपरिक और पश्चिम दोनों प्रकार के वस्त्र लोकप्रिय हैं। ऑनलाइन और ब्रांडेड स्टोर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग बाजार जाना पसंद नहीं करते, ज्यादा ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं या फिर मॉल वगैरह चले जाते हैं। महिलाओं के लिए परिधान। महिलाएं परिधान का परिचय। महिलाएं परिधान शैली, सौंदर्य और आराम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। समाज में विकास। समय के साथ महिलाओं के कपड़ों में स्वतंत्रता और विविधता बढ़ी है। पहले लड़कियों को आज़ादी नहीं थी कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो, पूरा ढको। अब स्वतंत्रता आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पहन सकते हैं। महिलाएं परिधान में रुझान। फ्यूजन वियर, इंडो वेस्टर्न और आरामदायक फैशन प्रचलित है। भारतीय महिलाएं परिधान। पारंपरिक परिधान है साड़ी, भारत का पारंपरिक वस्त्र है। सलवार कमीज उत्तर भारत में लोकप्रिय है। मुगल प्रभाव, अनारकली, भारी कढ़ाई। ब्रिटिश प्रभाव, ब्लाउज और गाउन शैली। आधुनिक भारतीय महिलाएं परिधान। जींस टॉप, कुर्ती, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस आदि। महिलाएं परिधान में डिजाइन के तत्व। रंग और रूपरेखा। रंग है परिधान की सुंदरता को बढ़ाता है। रूपरेखा वस्त्र की बाहरी बनावट। वस्त्र संग्रह और श्रेणी। इवनिंग वियर, शाम के कार्यक्रमों के लिए। स्पोर्ट्स वियर, खेल हेतु। कैजुअल वियर, दैनिक उपयोग के लिए। परिधान में विविधता। ड्रेस, ब्लाउज, स्कर्ट, पैंट, कुर्ता शलवार, साड़ी ब्लाउज आदि। अब पढ़ते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के कपड़े का परिचय। बच्चे के कपड़े आरामदायक, सुरक्षित और आकर्षक होने चाहिए। नवजात शिशु के कपड़े। सुरक्षा और आराम। जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो मुलायम होने चाहिए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। नवजात शिशु होते हैं न्यू बॉर्न बेबी, जो अभी अभी जिनका बोर्न हुआ है। कपड़े कॉटन। कॉटन के कपड़े सबसे उपयुक्त होते हैं, अच्छे होते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं, आरामदायक। रंग प्राथमिकता। हल्के और कोमल रंग। बच्चों के लिए डार्क रंग नहीं यूज करने चाहिए, गहरे रंग के कपड़े यूज नहीं करने चाहिए, हल्के और कोमल रंग यूज करने चाहिए। शिशुओं के कपड़े। आकृति। ढीले और आरामदायक कपड़े, मुलायम और त्वचा के अनुकूल। डिजाइन और पैटर्न। सरल और सुरक्षित। ट्रिम्स, कम और सुरक्षित सजावट। यानी जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, उसमें ज़्यादा सजावट नहीं करनी चाहिए। इतनी सजावट करो कि वो सुरक्षित रहे, बच्चे को उससे कुछ नुकसान ना पहुंचे। ट्रिम्स। ट्रिम्स का परिचय ले लेते हैं। ट्रिम्स वह सजावटी या उपयोगी त्वचा है जो परिधान को सुंदर और कार्यात्मक बनाते हैं। ट्रिम्स के प्रकार। फास्टनिंग्स, बटन, हुक आदि बंद करने के साधन। हार्डवेयर, धातु के सजावटी भाग। जिपर, खोलने बंद करने की चैन। लेसिंग्स, फिटे द्वारा बांधने की व्यवस्था। यानी जो लेसिस होते हैं ना, शू लेसिस, वो उन्हें फीते कहते हैं। रेखीय ट्रिम्स। कॉर्डरेट किनारा, मोटे धागे से सजा किनारा। कॉर्डरेट सीम, सीम पर सजावटी धागा। फैगोटिंग, ओपन वर्क, सजावटी खुली सिलाई। मल्टी निडल टॉप स्टिचिंग, कई सिलाइयों से सजावट। यानी सिलाई करके हम कोई डिजाइन बना रहे हैं तो वो चीज।
आकार वाले किनारे, स्कैल्प किनारा, लहरदार किनारा, लेट्यूस किनारा, मुड़ा हुआ हल्का किनारा, क्रोशे एजिंग, ऊन से बनी सजावटी किनारी, पीकॉट किनारा, छोटे दांतेदार किनारे, फ्रिल्स या रफल, लहरदार और कपड़े की परत जो सुंदरता बढ़ाती है वो फ्रिल्स होते हैं। यानी कि अगर कोई आपका वस्त्र छोटा है, मतलब परिधान छोटा रह गया, अब आपको थोड़ा उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए, तो आप उसमें फ्रिल्स या रफल वगैरह लगा सकते हैं, ताकि वो आपका लंबा भी हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। फिर है स्टड्स, धातु या प्लास्टिक के छोटे सजावटी बटन जैसे तत्व। स्टड्स कहते हैं जो बटन होते हैं सजावटी प्लास्टिक या धातु के बने हुए होते हैं। फिर हीट ट्रांसफर प्रिंट्स, ग्राफिक प्रिंट्स, डिज़ाइन या चित्र आधारित प्रिंट, फोटोग्राफिक प्रिंट्स, फोटो आधारित छपाई, कस्टम डिज़ाइन, विशेष रूप से तैयार किए गया व्यक्तिगत डिज़ाइन। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 यूनिट 3 ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, जो है बुनियादी परिधान निर्माण। तो पहला जो टॉपिक है हमारा रेशे और कपड़े। रेशे कपड़े बनाने का मूल पदार्थ जो कपड़े की मजबूती और बनावट तय करता है। कपड़े रेशे से बने पहनने योग्य वस्त्र जो आरामदायक और उपयोगी होते हैं। कपड़ों की श्रेणियां, प्राकृतिक कपड़े, सूती, रेशमी और ऊनी जो शरीर के लिए आरामदायक और सांस लेने योग्य हैं। फिर उसके बाद है मानव निर्मित कपड़े, नायलॉन, पॉलिएस्टर जैसे टिकाऊ और मजबूत कपड़े। फिर है मिश्रित कपड़े, प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों का मिश्रण जो बहुमुखी उपयोग के लिए उपयुक्त है। चलिए अब इन तीनों के फायदे और नुकसान भी पढ़ लेते हैं। तो जो प्राकृतिक कपड़े हैं उनके क्या फायदे हैं? अधिक शोषण क्षमता, आरामदायक और त्वचा संवेदनशील, यानी स्किन जो है वो बची रहती है और आरामदायक होती है और उसमें शोषण क्षमता होती है। इसके नुकसान क्या है? कम टिकाऊ, रंग जल्दी फीका पड़ जाता है, यानी ये ज़्यादा समय तक नहीं चलते और जो इसका कलर होता है वो जल्दी फेड हो जाता है। फिर है मानव निर्मित कपड़े। इसके फायदे क्या है? टिकाऊ होता है, मजबूत और आकार देने योग्य होता है। नुकसान क्या है? कम सांस लेने योग्य है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, यानी इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी लोगों को ब्रीथ नहीं होती और पर्यावरण के लिए भी ये नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। फिर है मिश्रित कपड़े। इसके फायदे हैं गुणों का संयोजन, बहुमुखी उपयोग, और नुकसान है पहचान कठिन, मिश्रण दोषपूर्ण हो सकता है। फिर है अंतर्निहित कपड़े। तो इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। अंडरलाइनिंग, कपड़े की मजबूती और सिलाई के लिए समर्थन। इंटरफेसिंग, परिधान को आकार और मजबूती देने वाला कपड़ा। इंटरलाइनिंग, कपड़े की अंदरूनी संरचना को मजबूत करने के लिए। लाइनिंग, परिधान की अंदरूनी सजावट और पहनने में आराम के लिए। अंतर्निहित कपड़े का चयन और चरण। परिधान का डिजाइन और संरचना देखें। कपड़े का वजन और प्रकार ध्यान में रखें। कपड़ा इतना भारी नहीं होना चाहिए, कुछ कपड़े बहुत भारी होते हैं, इतने भारी नहीं होने चाहिए कि जब उसके आपके ड्रेस बने आप पहनो तो आपसे चला भी ना जाए। वंचित परिधान आकृति और शरीर के अनुसार चुनें। डिजाइन विवरण और उद्देश्य के अनुसार समर्थन दें। अंतर्निहित कपड़े के चयन के सुझाव। नमूने का परीक्षण करें। अंतिम उपयोग पर विचार करें। देखभाल निर्देशों का पालन करें। विशेषज्ञों की सलाह लें। कपड़े की कटाई की तैयारी। तो कपड़े की तैयारी, कपड़े की विशेषताओं को समझना, प्री वॉश करना, इस्त्री करना और रेशों के अनुसार संरेखण करना। पूर्व संकुचन,
धुलाई योग्य, ड्राई क्लीन योग्य और सिंथेटिक कपड़े अलग तरीके से तैयार करें। रेशे सही करना, कपड़े को मोड़ना, संरेखित करना, भाप और प्रेस करना। प्रेस करने से क्या होगा, आपके जो कपड़े में सिलवटें होंगी वो हट जाएंगी। ठीक है। कपड़े की सही साइड की पहचान, बुनाई और बनावट देखें, मुद्रित डिजाइन और किनारे यानी स्लीव्स देखें, तय और निर्माता के निशान पहचानें। पिन लगाने की तकनीक, पिन की दिशा और स्थान का चयन, पिन के प्रकार, सही प्रयोग, पिन लगाने का क्रमबद्ध विधि। कपड़े की कटाई, कपड़े की परतें बनाना और खींचना, प्रमुख रेखाओं पर काटना, कपड़े का सही संरेखण। रेशों की दिशा, लंबवत रेखा यानी लंबाई में कपड़े की लंबवत दिशा, आड़ा रेखा कपड़े की चौड़ाई की दिशा, तिरछी रेखा कोणीय दिशा फैशन और फिटिंग के लिए। यानी हमें देखना है सीधी, टेढ़ी और तिरछी रेखाएं। रेशों की दिशा, अच्छा, निशान लगाने की विधियां, ट्रेसिंग पेपर और व्हील, टेलर का चौक, थ्रेड ट्रेसिंग, ये सब तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। जो मैंने बताया था ट्रेसिंग व्हील होता है उससे आप उससे निशान लगा सकते हैं, जो चौक होती है उससे लगा सकते हैं, और जो थ्रेड होता है उससे ट्रेस कर सकते हैं। प्लेकेट, इसका ये इस प्रिंट हो गया, प्लेकेट कहते हैं इसे। प्रकार, सामान्य, जल्दी खोलने वाला, जिपर वाला, फ्लाई फ्रंट। निर्माण चरण, कपड़े की तैयारी, खोलने की जगह चिन्हित करना, पट्टी जोड़ना, तह बनाना और सिलाई अंतिम रूप देना, ये इसके निर्माण की चरण है। नेकलाइन फेसिंग, प्रकार, आकार वाली फेसिंग, लंबाई बढ़ाई हुई फेसिंग, तिरछी फेसिंग, ये इसके प्रकार हैं। तिरछी पट्टी यानी बाइस स्ट्रिप, निर्माण चरण, पट्टी का पता लगाना, खींचना और काटना, जोड़ना और उसको फिर लागू करना, इसे बाइस स्ट्रिप कहते हैं। तो अब हमारी यूनिट 4 भी है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये हमारा पार्ट बी ख़त्म हो चुका है स्पेसिफिक स्किल का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।